Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you once again. And today we are going to discuss about the first year biology. We have chapter number 5 today, which is the variety of life. And today we are going to discuss about the characteristics, structure, classification, life cycle of the viruses. I am with you, Muhammad Salim Mughal, Associate Professor and Chairman, Department of Zoology, Government College, University, Hyderabad. Well guys, today in this discussion, you will be able to learn about different characteristics of the viruses, the structure of the viruses, classification and categorization of the viruses, and life cycle of a virus. Well, if you find this video useful for you, so please do like it and subscribe our channel, Sun College Lectures of the College Education Department, Government of Sindh. Virus is a Latin word that means poison. यानी वायरस का लफ्ज़ी मतलब जो है वो जहर होता है. अब ये क्यों पॉइजन कहलाता है, अभी इसकी थोड़ी सी हम डिस्कशन हिस्ट्री में इतनी नहीं जाएंगे, लेकिन इसके जो फीचर आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इट्स ए नॉन सेलुलर लिविंग थिंग. यानी वायरस इस तरह का बना हुआ है अपनी साख्त के लिहाज से कि इसे हम सेल नहीं कह सकते. इसमें जिस तरह से सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, कोई न्यूक्लियस होता है, इस तरह की कोई चीज़ इसमें नहीं है. और इसी वजह से ये सेलुलर या नॉन सेलुलर कंसिडर किए जाते हैं. चूँकि सेल नहीं है इसलिए हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बजाय लिविंग थिंग कंसिडर करते हैं. इसकी डिस्कवरी इवानोव्स्की नाम के एक रशियन बायोलॉजिस्ट ने की थी 1892, और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने इस पर काम किया, तहकीक की. एंड स्टैनले वॉज एन अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट. उन्हें 1935 में TMV यानी कि टोबैको मज़क वायरस जो था उसे क्रिस्टलाइज किया था. देखें, जितने भी वायरसेस हैं दे आर सेड टू बी द ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स. इसका मतलब ये है कि तमाम वायरसेस ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पे, जिनमें बैक्टीरिया भी शामिल हैं, जिनमें प्लांट्स भी शामिल हैं, फंजाई भी शामिल हैं, एनिमल्स भी हैं, इंसान भी है, उन सब को पैरासिटाइज करते हैं, उन सब पर हमला करते हैं. और ये सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट्स हैं, इनमें कोई फ्री लिविंग स्टेज नहीं होता. तो दे आर सेड टू बी दी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स. वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा, सादा सा, आसान सा होता है. अब देखिए इस फिगर में आपको नज़र आएगा कि एक न्यूक्लिक एसिड का छोटा सा टुकड़ा है, सेगमेंट है. अब ये जो DNA या RNA दोनों में से कोई भी हो सकता है. कुछ वायरसेस में DNA होता है, कुछ वायरसेस में RNA होता है. अच्छा, ये जो DNA RNA है ये एक प्रोटीन के कोट में, एक प्रोटीन के कवर में बंद होता है. एंड दिस प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड. ये लेबल में आपको अपने सामने दिखाई देगा. बस बेसिकली ये दो बातें इसके स्ट्रक्चर से मुतालिक हैं. यानी एक तो वायरल DNA या RNA और दूसरा उसके अलावा कैप्सिड. अच्छा, इस कैप्सिड के प्रोटीन में कुछ एंजाइम्स भी होती हैं. और अब बाज़ वायरसेस ऐसे हैं जहाँ पे इन दो चीज़ों के अलावा, यानी कि वायरल जीनोम और उसका प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड, इनके अलावा उनमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं. मसलन उनमें जो है कोई टेल भी हो सकती है. ये भी मुमकिन है कि वायरस के बाहर जो है कोई मेम्ब्रेन का बना हुआ एक और एनवलप मौजूद हो, लेकिन ये सब में नहीं होता है. अच्छा, वायरसेस जितने भी हैं
ये पैथोजेनिक कंसिडर किए जाते हैं। इसका मतलब है डिजीज कॉजिंग, बीमारियां पैदा करने वाले, कोई फ्रेंडली नहीं है, सारे जो है बीमारियां पैदा करने वाले हैं। ये होस्ट स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक है। होस्ट स्पेसिफिक से मुराद ये है कि अगर सपोज कर लेंगे कोई इंसान का वायरस है तो वो मोस्ट पॉसिबली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल या प्लांट या बैक्टीरिया को पैरासिटाइज नहीं करेगा। यानी ह्यूमन पैरासाइट्स एक तरह से समझने के अलहदा होते हैं, और एनिमल जो है वायरसेस अलहदा होते हैं, प्लांट वायरसेस अलहदा होते हैं, बैक्टीरिया के वायरसेस जिन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं वो अलहदा होते हैं। अच्छा, अगर जिस तरह से हम एनिमल्स में या ह्यूमन की बात करें ख़ास तौर पे, तो ये टिश्यू स्पेसिफिक भी होते हैं। यानी ये हमारे जिस्म में किसी ख़ास किस्म की टिश्यू को पैरासिटाइज करते हैं। बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा टिश्यूज़ को भी पैरासिटाइज कर सकते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर टिश्यू इनकी ऐसी ज़रूर होती है जिस पर ये पैरासिटिक अटैक करते हैं। तो ये होस्ट स्पेसिफिक भी हैं और टिश्यू जो है स्पेसिफिक भी होते हैं। अब इस फिगर में आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे नेकेड वायरस, राइट साइड पे एनवेलप वायरस। जो नेकेड वायरसेस हैं इनसे मुतालिक तो भी आपने सुना था कि एक न्यूक्लिक एसिड का सेगमेंट होगा और उसके अराउंड जो है प्रोटीन कोट कैप्सिड की शक्ल में होगा। अब ये प्रोटीन कोट कैप्सिड जिन प्रोटीन्स से बनता है इन्हें कैप्सोमेर्स का नाम दिया जाता है। दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक और वायरस नज़र आएगा, लेकिन इसमें उस कैप्सिड के बाहर आपको एक एनवलप भी दिखाई देगा। देखिए ये जो एनवलप है एक्चुअली ये एक फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन में जो आप उसके ऊपर कुछ और स्ट्रक्चर बने हुए देख रहे हैं बॉल जैसे, एक्चुअली इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो उस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के वायरसेस को जो है एनवलप्ड वायरसेस का नाम दिया जाता है। अच्छा, जहाँ तक साइज़ की बात है तो वायरसेस आर वेरी स्मॉल इन साइज, दैट मीन्स दे आर विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अब 20 टू अराउंड 400 नैनोमीटर के दरमियान कहीं पे इनका साइज़ होता है। एंड यू मे रिकॉल कि 1 नैनोमीटर जो है इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स, यानी ये इतना छोटा होता है। अब ये इतने छोटे छोटे से जो लिविंग थिंग्स हैं, देखिए किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े जानदारों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, पैरासिटाइज करते हैं। अच्छा, अब इनसे मुतालिक बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि वायरसेस लिविंग हैं या वायरसेस नॉन लिविंग हैं। दोनों में से क्या है, यानी इन्हें हम जिंदा तस्वर करें या उन्हें हम बेजान तस्वर करें। जिंदा होंगे तो ज़ाहिर है कि मौत भी आएगी, और अगर वो बेजान है तो फिर मौत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखें, लिविंग कहने के लिए हम कुछ इनके फीचर्स जो है उनको एम्फसाइज करते हैं। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड, अभी आपने सुना था डीएनए या आरएनए में से कोई एक जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके पास प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सब चीज़ें खुद इनकी बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये अपने होस्ट सेल से बनवा के लाते हैं। लेकिन रेप्लिकेट विद इन लिविंग होस्ट सेल्स, जब अपने होस्ट सेल में जाते हैं उसमें जाने के बाद रेप्लिकेट करते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, और तादाद बढ़ाने के बाद में होस्ट सेल जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, दे आर सब्जेक्ट टू म्यूटेशन। वायरसेस में उनके न्यूक्लिक एसिड्स में म्यूटेशन होती रहती हैं, और म्यूटेशंस की वजह से उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेन्स बन जाते हैं। यानी कुछ ना कुछ हद तक उनके कोई ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं एक दूसरे से डिफ़र कर जाते हैं, तो वो मुख्तलिफ स्ट्रेन्स बन जाती हैं। ऑल ऑफ द वायरसेस आर पैथोजेनिक एंड होस्ट एंड टिश्यू स्पेसिफिक, एज यू हर्ड अर्लियर। अच्छा, अब देखिए दूसरी तरफ ऑन द राइट साइड आपको ना दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग। क्यों नॉन लिविंग कहते हैं? पहला रीज़न ये है कि ये सेल के बने हुए नहीं हैं, दे आर नॉन सेलुलर, यानी सेल वाली आपने सुना था, इनमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि दे कैन बी क्रिस्टलाइज आउटसाइड द होस्ट,
एंड द क्रिस्टल्स कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वैसे कैसे पड़े रहेंगे? अच्छा, तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि इनमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को आप आसानी से यूँ समझ लें कि वायरसेस को ना खुराक की ज़रूरत है, ना आप इन्हें आप ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं, ना आप हीटोट्रॉफ कह सकते हैं, खाने की ज़रूरत ही नहीं है। ना इनमें ग्रोथ होती है, ना इनमें एक्सक्रीशन होती है, ना ये सांस लेते हैं, और होस्ट सेल्स अगर बाहर हों तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते, यानी अपनी तादाद भी नहीं बढ़ा सकते, और क्रिस्टल्स की शक्ल में रहते हैं। तो दैट मीन्स द क्वेश्चन इज स्टिल देयर। तो अब इसका एक जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने हल ये निकाला कि दे आर कंसिडर्ड टू बी अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कुछ फीचर्स अगर ये शो करें तो लिविंग, और दूसरी तरफ आए तो फिर ये नॉन लिविंग कंसिडर किए जाएंगे। देखिए, वायरसेस के लाइफ साइकिल पे आते हैं। वायरसेस दो तरह के लाइफ साइकिल्स रन कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल, दूसरा कहलाता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ठीक है। अब बाज़ वायरसेस ऐसे हैं जो सिर्फ लाइटिक लाइफ साइकिल में जाते हैं, हम इन्हें वायरुलेंट कंसिडर करते हैं, या वायरुलेंट वायरसेस कहते हैं। और दूसरी तरफ जो ऐसे वायरसेस हैं जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में भी जा सकते हैं, वो टेम्परेट वायरस कंसिडर किए जाते हैं। देखिए, लाइटिक से आसान लफ्ज़ में मुराद ये है कि वायरस होस्ट सेल में दाखिल हुआ, उसकी तमाम फंक्शंस को सीज कर दिया, जस्ट लाइक समबडी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड सेज हैंड्स अप, और बस सारा काम फिर ख़त्म। और उसके बाद उसने होस्ट सेल को हुक्म दिया कि अब जो भी काम है वो मेरी मर्ज़ी से होगा, यानी कि मेरे न्यूक्लिक एसिड को रेप्लिकेट करो, मेरे जो है प्रोटीन्स को अपने राइबोसोम्स के ज़रिए बनवाओ, फिर उसके बाद मेरे उन प्रोटीन्स के साथ मेरे न्यूक्लिक एसिड की असेंबली करो, पैकेज बनाओ, पूरा मुझे वापस से जैसा था वैसा बना के दो। और उसके बाद आखिरी हुक्म ये होता है होस्ट सेल के लिए कि नाउ आप अपनी लाइसिस कर लो, ख़त्म हो जाओ। और फिर इस तरह से जो नए वायरसेस होते हैं वो प्रोफेज जिन्हें हम कंसिडर करते हैं, वो होस्ट सेल में से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। होस्ट सेल को क्या हुआ? होस्ट सेल ख़त्म, होस्ट सेल जो है वो मर चुका है, होस्ट सेल जो है ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आए लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल की तरफ, तो ये कहानी ज़रा सी मुख्तलिफ है, जियो और जीने दो। क्या होता है? वायरस अपने न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल में दाखिल करता है, उसके न्यूक्लिक एसिड को, उसके डीएनए को ओपन करता है, और ख़ुद का जो डीएनए है वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ शामिल कर देता है। दैट्स इट। अब होस्ट सेल अपने डीएनए की, यानी ख़ुद की, जब वो रेप्लिकेशन करता है तो उस नए बनने वाले डीएनए में वायरस के न्यूक्लिक एसिड की भी, डीएनए की भी जो है कॉपी शामिल होती है। होस्ट सेल रेप्लिकेट हो गया, और उससे अब जितने भी नए सेल बनेंगे, होस्ट सेल बनेंगे, उन सब के अंदर वायरस के न्यूक्लिक एसिड की, वायरस के डीएनए की जो है कॉपी मौजूद होगी। और ये साहब बहादुर किसी वक्त भी जो है लाइटिक लाइफ साइकिल में दाखिल हो सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को हेल्दी समझते हैं तो वी डोंट नो कि मे बी सम ऑफ आवर सेल्स हैव वायरल डीएनए इन इट एंड इट मे बी एक्टिवेटेड एनी टाइम। तो बहरहाल ये इस तरह का जो लाइफ साइकिल है ये टेम्परेट वायरसेस करते हैं, और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इसे कहा जाता है। देखिए, वायरसेस को कैटेगराइज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं। We can classify viruses on the basis of the nucleic acid. We can classify them on the basis of their structure. We can classify them on the basis of the replication site.
इवन मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड एज वेल एज द होस्ट रेंज। मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्हें क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर तरीका है वो उनके न्यूक्लिक एसिड की बेस है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। आइए देखते हैं न्यूक्लिक एसिड की बेस पे इन्हें किस तरह से जो है क्लासीफाई करते हैं। देखें, दो किस्म के न्यूक्लिक एसिड हैं, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो डीएनए और आरएनए। तो वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। अब जो डीएनए वायरसेस हैं उनमें 3 किस्म के डीएनए वायरसेस पाए जाते हैं। डीएस डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एसएस डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और डीएस डीएनए रीट्रोवायरस यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन ये रीट्रोवायरस होते हैं। रीट्रोवायरस इसलिए कहते हैं कि ये एक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो उसकी वजह से इन्हें डबल स्टैंडर्ड रीट्रोवायरस का नाम दिया जाता है। अभी इसके बारे में आगे देखते हैं। अच्छा, आरएनए वायरसेस जो हैं दे आर आइदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और इवन दे आर डबल स्टैंडर्ड आरएनए विच आर रीट्रोवायरसेस। अच्छा, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इनको हम फिर फर्दर 2 ग्रुप में डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस सिंगल स्टैंडर्ड एंड माइनस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अभी आगे इनके बारे में मज़ीद जो है जानते हैं। देखिए, रीट्रोवायरसेस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक चैप्टर पीछे जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ पे आपको डीएनए टू एमआरएनए एंड देन पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस यानी प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताया गया। आपको जैसे इस फिगर में नज़र आएगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, अनजिप फॉर्म में हो रहा है, उसके साथ मैसेंजर आरएनए जो है वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में उसने डीएनए की इंस्ट्रक्शंस को जो है कॉपी किया, रीड किया, और उसके बाद बारी आती है राइबोसोम्स की। तो एमआरएनए राइबोसोम्स पे जाने के बाद और फिर टीआरएनए के साथ में मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस करवाता है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से थ्रू राइबोसोमल आरएनए, एंटी-आरएनए पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस होती है। अब डीएनए जो आरटी बेसिकली आपने सुना था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये असल में एक एंजाइम यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इस्तेमाल करता है, और उसको इस्तेमाल करके ये अपने डीएनए को सिंथेसाइज करवाता है, और फिर उस डीएनए से उसका एमआरएनए बनता है। फिर वो एमआरएनए जो है उसके जो प्रोटीन्स हैं उसकी सिंथेसिस करवाता है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने प्लस और माइनस के बारे में सुना था। देखो, प्लस जो आरएनए है सिग्निफाइज दैट इट डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, यानी प्लस आरएनए बेसिकली वो खुद जो है एक तरह से मैसेंजर आरएनए, आप उसको समझ लीजिए, जो डायरेक्ट राइबोसोम्स पे जाता है होस्ट सेल की, और उससे जाके अपने प्रोटीन बनवा लेता है, बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन। अच्छा, जो माइनस आरएनए होते हैं ये पहले जाके सेल में अपना कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनवाते हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसलेट होते हैं, यानी एक तरह से इनको एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ता है। और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, यानी आरएनए आरटी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने होस्ट सेल में जाने के बाद में अपना डीएनए बनवाते हैं, फिर उसको डबल स्टैंडर्ड करते हैं, फिर एमआरएनए बनवाते हैं, फिर उसके बाद उनकी जो है प्रोटीन बनती है। तो दैट्स वाई उनको आरएनए आरटी यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रीट्रोवायरस के नाम से जो है पुकारा जाता है। आपके सामने ए एंड बी 2 फिगर्स हैं, उनमें देखें ए जो है प्लस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और दूसरी वाली जो है माइनस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की है। देखिए क्या हो रहा है, जो ए फिगर है उसमें वायरस जो है होस्ट सेल के साथ अटैच हुआ, अटैच होने के बाद में उसकी ट्रांसलेशन हुई, ट्रांसलेशन के बाद उसने अपना जो है डीएनए प्रोड्यूस करवाया, फिर उसके बाद जो है उसकी असेंबली हो रही है, और फिर आखिर में उसकी जो है रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, अगर दाईं तरफ देखें बी साइड पे, तो
जो वायरस है वो होस्ट को इन्फेक्ट करने के बाद वो अपना mRNA सिंथेसाइज करवाता है और फिर उसके बाद उसकी रेप्लिकेशन होती है, फिर उस mRNA की ट्रांसलेशन होती है और वो ट्रांसलेशन के बाद उसकी जो है प्रोटीन बनती हैं, फिर उसके बाद उनकी असेंबली होती है और असेंबली के बाद ये इस तरह से पार्टिकल कंप्लीट हो जाता है और होस्ट सेल जो है उसको खोल के इसमें से बाहर रिलीज हो जाता है। कि किसी भी वायरस के होस्ट के साथ जो इंट्रैक्शन होता है वो किस तरह से होता है, तो सबसे जो पहला प्रोसेस होता है उसमें वायरस अपने होस्ट सेल के साथ एड्जॉर्प्शन के ज़रिए अटैच हो जाता है, उसकी अटैचमेंट होती है, फिर वो अपना पेनिट्रेशन करता है, न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल में इंजेक्ट कर देता है, उसके बाद उसके जो है न्यूक्लिक एसिड की और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसके बाद जो है होस्ट सेल में से ये नए फेजेस जो हैं रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये एड्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन एंड मैचुरेशन एंड रिलीज़ जो है, ये सारे स्टेजेस आपको इस एनिमेशन में नज़र आएंगे, किस तरह से मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता हुआ अपने होस्ट सेल से ये अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है। एक दफ़ा फिर देखिए। Well, wish you all the best, guys. Stay home, stay safe. Thank you very much. Allah Hafiz.